हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं जीएस डोज और ये डेली क्वेश्चन सीरीज़ थी जिसको थोड़ा सा मैंने ब्रेक दे दिया था बीच में बिकॉज ऑफ सम रीजंस। सो वापस से हम इस सीरीज़ को पर्टिकुलरली कंटिन्यू कर रहे हैं और ये पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर हम डिफरेंट क्वेश्चंस को करेंगे और डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। और ये पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर बेसिकली हम बात करें तो दिस इज रिलेटेड विद द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके यूपीएससी एंड जो आपके स्टेट पीएससी के एग्जाम्स हैं उन सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं आपकी प्रैक्टिस भी होगी इसमें। ठीक है, तो हमारा पार्ट 4 ऑलरेडी आ चुका है। सो दिस इज द पार्ट 5 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन पार्ट 5 का। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, with reference to the British East India Company, sorry, with reference to the British East India Company, consider the following statement. पहले देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड आपकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं। अब यू हैव टू फाइंड द करेक्ट वन। आपको बतानी है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1599 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ट्रेड विद इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या है, गलत है। क्यों? रीजन है क्योंकि देखिए 1600 के अराउंड, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट, बेसिकली ब्रिटिश मर्चेंट, जो ब्रिटिश मर्चेंट थे इनका एक ग्रुप था जो खुद को कहा करते थे, दे कॉल्ड देमसेल्फ एज अ ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर्स। ठीक है, मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से खुद को जानते थे। इन लोगों ने एक कंपनी बनाई थी, ठीक है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने, मतलब सरकारी कंपनी नहीं थी। दिस इज अ प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, ऑफ द ब्रिटेन। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्वेश्चन स्टेटमेंट 2, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ग्रांटेड एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट विद इंडिया ऑफ द कंपनी। बिल्कुल ये करेक्ट है आपका सेकंड स्टेटमेंट, बिकॉज यहाँ पर 31 ऑफ दिसंबर की हम बात करें, 31 दिसंबर 1600, इस डेट को क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने इशू किया था एक चार्टर्ड, क्या इशू किया था, चार्टर इशू किया था, और जिसके अंदर ये अधिकार दिए गए थे, ट्रेडिंग राइट्स दिए गए थे, एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट दिए गए थे किसको, कंपनी को। ठीक है, और बाय द नेम ऑफ गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इनिशियली 15 साल के लिए बेसिकली यहाँ पर मोनोपोली देखने को मिली थी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, इस ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर। बट आफ्टर मे 1609 के बाद ये जो 15 साल की मोनोपोली थी, मतलब एक टाइम पीरियड दिया गया था कि आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं इन एरियाज में। बट आफ्टर 1609 दिस लिमिटेशन हैज़ बीन रिवोक्ड और यहाँ पर इंडेफिनिट टाइम के लिए जो ट्रेडिंग मोनोपोली है या राइट्स है वो दे दिए गए थे। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डिसॉल्व्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नहीं, अब देखिए 1858 में, इससे पहले क्या हुआ था, 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, 1857 का विद्रोह हम सभी जानते हैं। ठीक है, बट जो ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व करने की जो बात है, ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिए कि जो 1757 है, इस टाइम पर पूरे बंगाल के इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंट्रोल कर लिया था एज अ ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, और बहुत सारे ब्रिटिश एम्पायर के लोग या एजेंट्स बेसिकली वहाँ पर आ चुके थे। अब यहाँ पर जो ट्रेड है या ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनको रेगुलेट करने के लिए कई सारे एक्ट आए, जैसे कि 1773 का एक्ट आता है, 1784 का एक एक्ट आता है आपका, पिट्स इंडिया कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट का कंट्रोल था पॉलिटिकल फंक्शंस और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस या ट्रेडिंग फंक्शंस, इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल किसका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का चलना चालू हुआ था। बेसिकली 1773 से यहाँ पे शुरू हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, बट यहाँ पर जो कंपनी की कमर्शियल मोनोपोली है वो टूटती है 1813 के अंदर, कमर्शियल मोनोपोली। ठीक है, और फ्रॉम 1834 ये मर्ज हो जाती है किसके साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो भारत के अंदर काम कर रही है। ठीक है, अब 1857 का जो म्यूटिनी होती है, जो ये विद्रोह होता है, ठीक है, तो इसके साथ ही अगर जो हम बात करें 1857 के बाद, तो ये 1873 के अराउंड एक लीगल एंटिटी एग्जिस्ट आती है, मतलब उसका अस्तित्व में आती है वो,
और वो क्या करती है, वो डिसॉल्व कर देती है, किसको डिसॉल्व कर देती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। बेसिकली यहाँ पर अब क्या हो रहा है, कंपनी जो है वो खत्म हो रही है। वो कंपनी खत्म हो रही है तो मतलब ब्रिटेन का एक तरीके से कंप्लीट ओवरटेक देखने को मिल रहा है ब्रिटेन गवर्नमेंट का। ठीक है, दिस वॉज हैपन इन 1873 अराउंड, नॉट 57। शुरुआत होती है बट बहुत सारे रीजंस यहाँ पर देखने को मिले हैं, तो दिस वॉज नॉट द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस। सो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। विद रेफरेंस टू द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833, 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट है उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, यू हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट है, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, जो पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था? सो दैट पर्सन इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ये पर्सन था जो पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था। और यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसके अंदर मिलिट्री और सिविल पावर्स का जो अधिकार है वो देखने को मिलता है। सेकंड है, इट एंडेड द कमर्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, करेक्ट है। 1833 के एक्ट के अनुसार, ठीक है, जो चार्टर्ड एक्ट था इसके अनुसार जो कमर्शियल बॉडी है, मतलब देखिए दो चीज़ें यहाँ पर हुई थी, एक थी कमर्शियल बॉडी और एक थी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कमर्शियल बॉडी है इसको क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। सिर्फ अब यहाँ पर क्या रह गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इट बिकम्स। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपके क्या है यहाँ पर, करेक्ट है। इट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट इन इंडिया। देखिए 1833 के एक्ट के अनुसार इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, बेसिकली यहाँ पर अटेम्प्ट किया गया था, मतलब कोशिश करी गई थी कि एक ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्वेंट के लिए यहाँ पर लाया जाए, बट इट वॉज नॉट हैपन। एक्चुअली ये हुआ नहीं था, ये आफ्टर सम टाइम आया था, कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें आई थी, अगले एक्ट में देखेंगे हम इसे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, रॉन्ग है। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, दैट मीन्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, Constituent Assembly did not perform ordinary law-making function before the passage of Indian Independence Act of 1947। सॉरी, तो देखिए बिल्कुल ये पहली स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। क्यों, देखिए जो प्राइमरी फंक्शन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनती है, ये बनती है दिसंबर 1946 में। अब 1946 में बन गई, मगर हमें जो एक्ट आया था, जो आज़ादी मिलने वाली बात है, वो हमारी हुई थी कब, 1947 में। ये एक साल पहले ही, लगभग 6-7 महीने पहले ही चीज़ें ये हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी। तो इसके पास अभी फिलहाल कोई अधिकार नहीं है कि वो अपना कोई लॉ वगैरह के लिए बात कर सके या लॉ बना सके। बस एक ग्रुप बना के छोड़ दिया कि भाई एक आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली, फिर आप लोग भैया बनाना चालू करोगे, कुछ टाइम के बाद यू हैव टू डिसाइड कैसे करना है बाकी सब चीज़ें। ठीक है, तो इनके पास ये अधिकार नहीं था ऑर्डिनरी लॉ बनाने का, ये पावर आती है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, आपको क्या पूछा गया, करेक्ट ही पूछे गए हैं। ठीक है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी इट वाज प्रेसाइडेड ओवर द जीवी मावलंकर। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, एज अ लोअर हाउस जब बात करते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले तो इनिशियली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बट आफ्टर सम टाइम जीवी मावलंकर जो है वो यहाँ के मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्पीकर थे। स्पीकर बेसिकली अध्यक्ष थे, प्रिसाइड किया था उन्होंने, अध्यक्षता की थी। और जीवी मावलंकर जो है वो जो फर्स्ट लोकसभा हमारी आई थी भारत में, ठीक है, तो वहाँ पर भी जो लोकसभा के स्पीकर थे वो भी जीवी मावलंकर ही थे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज 2 वाइस प्रेसिडेंट, 2 उपराष्ट्रपति या 2 अध्यक्ष उपाध्यक्ष बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन कौन थे, ये थे आपके HC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णामाचारी, VT कृष्णामाचारी। ठीक है, तो इन दोनों लोगों ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था इन द असेंबली व्हेन पर्टिकुलरली, अगर जो हम बात करें जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एब्सेंट थे,
मतलब कई बार होता है ना कि एक व्यक्ति कहीं नहीं है, हर जगह पॉसिबल नहीं, बहुत सारे काम होने हैं, तो उस टाइम पर यहाँ पर दो उपाध्यक्ष या दो उपराष्ट्रपति आपको यहाँ पर देखने को मिले थे। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑल थ्री, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following does not ensure independence of judiciary in India? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जब हम बात करें कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं है, तो देखिए सबसे पहले अगर जो हम बात करें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द जजेस, दिस हैज़ बीन इंक्लूडेड। ठीक है, सेकंड है फिक्स सर्विस कंडीशन फॉर द जजेस, ये भी करेक्ट है आपकी। ऑल द एक्सपेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी आपका करेक्ट है। मतलब टेन्योर, फिक्स सर्विस एंड जो खर्चे हैं एक्सपेंडिचर, ये तीनों चीज़ें आपकी कहाँ रहेंगी, करेक्ट हैं आपकी, रिलेटेड विद द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर जो हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट की, बेसिकली यहाँ पर देखिए जुडिशरी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका एक टर्म आता है सुप्रीम कोर्ट, और मतलब एक होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक फेडरल कोर्ट है। ठीक है, एंड अदर इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इज एन अपील कोर्ट। ठीक है, और दीज बोथ दीज टू आर द बेसिकली गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, किसके, सिटीजन्स के, एंड द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ हमें पता है हम सभी को। ठीक है, तो इनकी इंडिपेंडेंस हमारे देश के लिए या हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी, जुडिशरी की। ठीक है, तो यहाँ पर, और यहाँ पर जो है प्रोहिबिशन, देखिए ये तो तीन चीज़ें हो गई, इसके साथ में कुछ चीज़ें और आती हैं जैसे कि प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन, प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर, मतलब जजमेंट कोई हुई है तो उसको आप जो विधानसभा है या संसद है उसके अंदर आप डिस्कस नहीं कर सकते, इस पर बैन है। ठीक है, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब जब आप रिटायर हो जाते हो उसके बाद आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जो बेसिकली जज है वहाँ पे। ठीक है, पावर टू पनिश फॉर हिज कंटेम्प्ट, मतलब अगर जो कोर्ट की कोई अवमानना करता है तो उसको पनिश करने के लिए भी कोर्ट्स के पास क्या है, अधिकार है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से देखने को मिलती है, और इस तरीके से बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को दर्शाते हैं। बट यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट हिज कंसेंट। अब देखिए जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए ये वाला पॉइंट तो आपका सारे तीन तो करेक्ट है, नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो आंसर तो आपका डी हो जाएगा। क्यों होगा, पहले तो अब ये समझ लेते हैं। अब ये ट्रांसफर करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर जज, मतलब किसी भी एक जज को, प्रेसिडेंट जो है किसी भी एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कंसल्टेशन किसकी लगती है, विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई की सलाह पर ये करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा तो उस पर जो भी अलाउंसेस लगते हैं, खर्चे लगते हैं, वो सब डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, दैट इज डिफरेंट मैटर। बट यहाँ पर हम बात करें कि जो जज है, बेसिकली द ओनली जज जो ट्रांसफर किया जा रहा है वो चैलेंज कर सकता है कुछ चीज़ों को। ठीक है, अब एक केस हुआ था, केस का नाम था आई थिंक थर्ड जज केस। ठीक है, और ये जहाँ तक मुझे ध्यान है दिस इज इन 1998, हाँ 1998 के अंदर हुआ था थर्ड जज केस। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पिन किया था कि भाई ट्रांसफर ऑफ जो हाई कोर्ट जजेस हैं, ठीक है, उसके अंदर जो कंसल्टेशन रहेगा वो किसका रहेगा, सीजीआई का रहेगा। ठीक है, एंड चीफ जस्टिस का रहेगा टू स्टेट्स का। अभी टू स्टेट्स कौन से हैं कि भाई एक जगह से जहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह जहाँ जा रहा है, सपोज उत्तर प्रदेश के जो हाई कोर्ट के जज हैं, बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनका ट्रांसफर हो रहा है मध्य प्रदेश में। तो मतलब यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं और मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं, इन दोनों का भी यहाँ पर क्या होगा, इनको भी कंसल्ट किया जाएगा थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम। और यहाँ पर 4 सीनियर मोस्ट जजेस भी रहते हैं इस पूरी सिस्टम के अंदर, किसके, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, सब लोग रहेंगे, बट यहाँ पर जो बात की ना सोलो, मतलब इन सभी का कंसल्टेशन तो रहेगा ही। ठीक है, बट यहाँ पर जो स्टेटमेंट थी कि भाई कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट कंसेंट, बट यहाँ पर देखिए जो जिस जज को आप ट्रांसफर कर रहे हो उसका कंसेंट का सोलो कंसेंट होगी, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी की कंसेंट चाहिए होगी। ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि भाई किसी ने अगर जो मना कर दिया तो आप नहीं भेजोगे उसे, है ना, तो ऐसा नहीं है, बट सोलो कंसेंट नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये 4 स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 exempted the governor general and the council from the jurisdiction of supreme court। तो 1773 के तहत नहीं, this was done by the not by 1773, this was done by the 1781। 1781 का जो अमेंडिंग एक्ट था, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। इसके द्वारा, इस एक्ट के द्वारा पार्टिकुलरली जो गवर्नर जनरल है और जो उसकी काउंसिल है, दैट हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एंड तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट है, आपसे पूछा गया है करेक्ट वन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। अकॉर्डिंग टू द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793 द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो चार्टर्ड एक्ट 1793 का था, इसके तहत जो इतने भी मेंबर्स थे, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के या उनके जो स्टाफ है, उनका जो खर्चा होगा वो कौन बियर करेगा, इंडियन रेवेन्यू, मतलब जो भारत से पैसा अर्न होगा टैक्स के रूप में, वहां से वो लिया जाएगा। चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 ended the monopoly of East India Company in trade monopoly in India except tea and trade with China। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 empower the local government in India to impose tax on a person, ठीक है। तो देखिए फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाती है आपकी, गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 1833 तो हो गया आपका जो लोकल टैक्सेशन वाला है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट इंडिया जो टैक्स इम्पोज करेगी किसी पर्सन पर, ठीक है, और अगर जो कोई पर्सन टैक्स नहीं दे पाता है तो उस पर बेसिकली पनिशमेंट का प्रोविजन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस थ्रू द 1813 एक्ट, नॉट बाय 1833। तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 and 3। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ। देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड स्टेटमेंट है, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट वन। तो एवी डाइसी प्रोपाउंड द 3 प्रिंसिपल्स नेम्ड सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट। देखिए अकॉर्डिंग टू एक प्रोफेसर थे एवी डाइसी, दिस ही इज द प्रोफेसर, ठीक है। और रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ हैज 3 मीनिंग्स, इनके 3 मीनिंग्स थे, और उसके अकॉर्डिंग बेसिकली इनके अकॉर्डिंग जो 3 प्रिंसिपल हैं, एक तो उनमें से है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, बिल्कुल करेक्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं है यहाँ पर आएगा जो वर्ड आएगा दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ आएगा यहाँ पर, ना कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और थर्ड वन प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट तो रहेगा ही रहेगा। तो ये मतलब यहाँ पर एक स्टेटमेंट में ये वाला पॉइंट जो है लीगल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये गलत हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है पहली। सेकंड है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट द मीनिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ फॉलोज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल, इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ बेसिकली कह लीजिए आप ब्रॉडर सेंस और ब्रॉडर डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंट जो इस्टेब्लिश करेगा फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस, स्टेट स्ट्रक्चर, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जिसके अंदर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें होंगी। दिस इज नॉट रिलेटेड विद द पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 nor 2। Consider the following statement with respect to the Constituent Assembly. The United Provinces had the largest representation in the Constituent Assembly। अब देखिए यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड प्रोविंस की, सो दिस इज द उत्तर प्रदेश, जो आज का उत्तर प्रदेश है उसे उस टाइम पर यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑफ द यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम पर भी हम बात करें तो 16.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री आपको यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो थे 389। तो इन आउट ऑफ 389 मेंबर्स 55 मेंबर्स आर फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंस। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है आपकी, करेक्ट है। आगे है स्टेटमेंट 2,
the British Indian province and Indian state were allotted a number of seats proportional proportional to their respective population roughly in the ratio of 1 in 10 lakhs. बिल्कुल. तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनका चुनाव होता है, मतलब 10 लाख की पॉपुलेशन होगी तो उन 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक व्यक्ति को चुनकर भेजा जाएगा. तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है. Members of Provincial Legislative Council participate in the election of members of Constituent Assembly. So this statement is wrong because member of Constituent Assembly जो है वो elect होते थे from the Provincial Legislative Assembly से, not by the Provincial Legislative Council से. ठीक है, असेंबली से होते थे ना कि काउंसिल से. तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या हो जाती है, गलत. और बाय द मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम था. ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका करेक्ट है. तो दैट मीन्स आपका करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी यहाँ पर ओनली 2. ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम बिफोर इंडिया गॉट इट इंडिपेंडेंस. तो देखिए यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो नेशनल फ्लैग जो है इसको अडॉप्ट किया था 22 जुलाई को, 22 जुलाई 1947, दैट इज इंडिपेंडेंस मिलने से पहले. ठीक है, नेशनल फ्लैग. बट नेशनल एंथम की जब हम बात करते हैं, जन गण मन, तो दिस हैज बीन अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950. ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई. सर BN राव prepared the initial draft of the Indian Constitution which was scrutinized and subsequently amended by the drafting committee of the Constituent Assembly. तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपकी, करेक्ट है. तो BN राव एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अपॉइंट हुए थे. ठीक है, और इन्होंने इनिशियली अक्टूबर 1947 को एक ड्राफ्ट बना के दिया था. बेसिकली एक मतलब होता ना कि प्रीफेस टाइप का बना के दिया था. ठीक है, और इसके बाद जो है चेयरमैन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डॉक्टर BR अम्बेडकर फाइनल ड्राफ्ट जो है वो बन के तैयार हुआ था बाद में. ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ओनली. ठीक है, तो पूछा क्या गया था भाई, करेक्ट सॉरी इनकरेक्ट पूछा था. एक सेकेंड, यहाँ पर पूछा गया था इनकरेक्ट. ठीक है, मैं करेक्ट के चक्कर में चल रहा था. इनकरेक्ट पूछा गया था, तो इनकरेक्ट है सिर्फ ओनली 1. ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज द इनकरेक्ट वन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. विद रेफरेंस टू द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 की जब हम बात करते हैं तो इट वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है. ठीक है, जहाँ पर 6 मेंबर थे, 6 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स जो थे वो इंडियन थे, और वो कहाँ से चुने गए थे, मद्रास, बॉम्बे, आगरा एंड बंगाल. ठीक है, तो इन जगहों से चुने गए थे. पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है. और पूछा गया है आपसे करेक्ट वन. द कमिटी ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉले. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है. ठीक है, तो लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में इंडियन सिविल सर्विस की कमेटी गठित करी गई थी. ठीक है, फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए ऑफ ओपन कंपटीशन सिस्टम. ठीक, अब ये कमेटी कब अपॉइंट हुई थी, दिस हैज बीन अपॉइंटेड इन 1854 के अंदर, 1854 के अंदर. ठीक है, और लॉर्ड मैकॉले जो थे वो यहाँ पर इस कमेटी के अध्यक्ष थे. और इनिशियली जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, तो इनिशियली सबसे मतलब ये सिर्फ लंदन के अंदर, मतलब आपको एग्जाम देना है तो यू हैव टू गो लंदन ओनली. ठीक है, एंड यहाँ पर है थर्ड स्टेटमेंट कि भाई इट ऑल वैकेंसीज ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज वर टू बी फिल्ड बाय द साइमल्टेनियस एग्जाम हेल्ड इन इंडिया एंड इंग्लैंड. इंडिया और इंग्लैंड में नहीं, सिर्फ इंग्लैंड में होता था. ठीक है, इंडिया में नहीं होता था. थर्ड स्टेटमेंट क्या है आपके यहाँ पर गलत है. ठीक है, और जो माउंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म है 1919 का, उसने रिकमेंड किया था कि जो एग्जामिनेशन है वो लंदन या फिर इंग्लैंड एंड इंडिया दोनों में होना चाहिए. ठीक है, दिस इज नॉट, ये जो स्टेटमेंट है आपकी ये बेसिकली माउंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड की रिफॉर्म जो 1990 है उससे संबंधित है, ना कि 1853 के संबंध में. ठीक है, तो ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. With reference to
मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ये कब हुआ है? दैट इज इन 1909, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। और यहाँ पर जो मॉर्ले हैं वो कौन है? देखिए, मॉर्ले जो व्यक्ति हैं ये है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया, SSI में लिख देता हूँ, सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया। और मिंटो कौन है यहाँ पर? मिंटो है वॉइस रॉय, वॉइस रॉय। ठीक है, पहली स्टेटमेंट, इट सेपरेट्स द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स को। तो देखिए, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। पहली तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसके अंदर ये कहा गया था कि सेंटर का कंट्रोल होगा ओवर द प्रोविंसेस फॉर डी मार्केटिंग एंड द सेपरेशन ऑफ, जो सेपरेशन है बेसिकली सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो ये बेसिकली 1919 के एक्ट में हुआ था, ना कि 1909 के एक्ट में। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट्स एसोसिएटेड इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बिल्कुल सही। तो 1909 के एक्ट के अनुसार पहली बार जो है इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो वाइसरॉय की और गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें जो सबसे पहला व्यक्ति जो इंट्रोड्यूस हुए थे, बेसिकली ऐड हुए थे, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम ज्वाइन एज अ बेसिकली लॉ मेंबर, एज अ लॉ मेंबर ज्वाइन हुए थे इन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। थर्ड है, बाइकैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। देखिए, तो बाइकैमरलिज्म जो है, दिस इज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द 1919 एक्ट। ठीक है, 1919 के एक्ट के अनुसार जो है बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन देश के अंदर वो पहली बार तब इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, ना कि 1909 के तहत। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट, इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो देखिए, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम आज की डेट में UPSC कहते हैं, ठीक है, इसकी स्टैब्लिशमेंट जो है वो 1919 के एक्ट के अनुसार होती है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एस्टैब्लिश अंडर द 1919 एक्ट। ठीक है, एंड यहाँ पर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये सबसे पहली बार 1926 में बनती है, जो कि रिक्रूट करेगी सिविल सर्वेंट को। ठीक है, और इसके लिए जो रिकमेंडेशन करी थी कमिटी ने, उस कमिटी का नाम था ली कमीशन। ली कमीशन ने यहाँ पर रिकमेंडेशन दी थी 1923-24 के अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट भी आपका गलत हो जाता है। फोर्थ गलत है, थर्ड गलत है, सिर्फ सही अभी तक क्या मिला है? सेकंड वन। फिफ्थ पॉइंट पर आता है, द स्ट्रेंथ ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज टू 60 मेंबर्स। तो ये करेक्ट है आपका। ठीक है, जो स्ट्रेंथ थी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के अंदर, जो साइज था बेसिकली सेंट्रल काउंसिल का, सेंट्रल में और प्रोविंस में, वो पहले 16 था, तो 16 से बढ़ाकर यहाँ पर 60 कर दी गई थी स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो ये करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, तो मतलब सेकंड और फिफ्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर।